जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास महासंग्राम होने वाली है, तो फटाफट इस क्लास को शेयर करेंगे व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। कम से कम 5 लोगों के साथ शेयर करिए, ठीक है। 5 लोग नहीं हैं तो जितने लोग उपलब्ध हैं उनको ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि इसमें नोट्स के साथ क्लास है, ठीक है। तो दूसरे का हेल्प करना आपकी जिम्मेदारी है, तो इसे शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक है। देखिए, यदि आप 2024 में इसका एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी इस क्लास को देख सकते हैं। यदि आप 2025 में इसका एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी आप इस क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग कवर क्या करेंगे, तो देखिए, बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर में होम साइंस गृह विज्ञान को कवर करेंगे। तो सर इसमें पेपर का नाम क्या है, देखिए आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा सरफेस ऑर्नामेंटेशन ऑफ फैब्रिक्स, या फिर हिंदी में लिखा होगा कपड़ों की सतह का अलंकरण, ठीक है। देखिए, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर कोड है HSC 301, ठीक है। आपके विश्वविद्यालय का जो भी पेपर कोड होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा, ठीक है। ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को आपके विश्वविद्यालय का पेपर कोड का पता लगे, वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकें, ठीक है। तो कमेंट जरूर करेंगे। और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो भी छात्रा हैं इस क्लास को बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे, ठीक है। देखिए, इसमें 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हैं, वो भी नोट्स के साथ है। देखिए, नोट्स को मत मिस करिएगा, ठीक है, क्योंकि नोट्स से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन है, और अगर नोट्स को मिला दे तो ये लगभग 150 से प्लस हो जाएंगे आपके। तो 100 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, वो भी नोट्स के साथ है, तो नोट्स को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपका इसमें पहला प्रश्न क्या पूछा है। देखिए, पहला प्रश्न आपका पूछा है कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग होने वाले सूत्र कौन है। तो कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग होने वाले सूत्र का कैगलन का सूत्र कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब ये कैगलन का सूत्र क्या होता है, चलिए आपको बता देते हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। आपका नोट्स दिया है कठोर जल को मृदु जल बनाने की कैगलन विधि में सोडियम मेटाफास्फेट Na2, ठीक है। देखिए, सोडियम मेटाफास्फेट का सूत्र होता है Na2 Na4, ठीक है, PO3 6, या फिर अर्थात करके देगा N6P6O18, यानी वो 18, ठीक है। ये क्या है, सोडियम मेटाफास्फेट का सूत्र है, ये आपके एग्जाम में भी पूछेगा, इस पॉइंट को याद रखेंगे। अब इसे मैं साधारण भाषा में लिख करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इस तरह से लिख करके देगा Na2, ठीक है। उसके बाद बड़ा कोष्टक में है Na4, ठीक है। देखिए, Na4 हो गया आपका। उसके बाद आपका लिखा है इसमें PO3, ठीक है। इस तरह से लिख करके देगा, टाइपिंग में जो है ये बड़े लेटर में सबको सीधा कर देता है, ठीक है। इसका होल 6 है, होल यहाँ 3 रहता है, होल थ्राइस कहते हैं, अब होल 6 है तो होल 6 कहेंगे, ठीक है। बड़ा कोष्टक बंद कर दिया है, या फिर इस तरह से लिख करके देगा आपको। देखिए, Na6, ठीक है, P6, उसके बाद है आपका O18, इस तरह से लिख करके देगा। ये क्या है, सोडियम मेटाफास्फाइड का सूत्र है, ठीक है, याद रखेंगे। ये भी याद रखिएगा, कठोर जल को मृदु जल में बदलने के लिए सोडियम कार्बोनेट का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3, ठीक है। इसे धावन सोडा भी कहा जाता है। आपके एग्जाम में पूछेगा कि धावन सोडा का सूत्र इनमें से कौन है, तो याद रखिएगा Na2CO3, ठीक है, Na2CO3 धावन सोडा है, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 2 आपका पूछा है जल का रासायनिक नाम क्या है, बताइए जल का रासायनिक नाम क्या है। तो हाइड्रोजन ऑक्साइड जल का रासायनिक नाम होता है, ठीक है, याद रखेंगे। इसके कई और नाम हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूं ताकि आपका उत्तर गलत ना हो, कहीं और पूछ ले, ठीक है। देखिए, कोई और अगर पूछेगा तो भी आपका उत्तर गलत नहीं होगा, मैं इस तरह से आपको पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, नोट्स को ध्यान से पढ़िएगा। जल का रासायनिक नाम हाइड्रोजन ऑक्साइड या ऑक्सीडेन है, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र H2O है। इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए H2O है तो इसमें क्या है, 2 H है, एक और H1 और H2, ठीक है। ऑक्सीजन अकेला है, ठीक है, यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु है, दोनों मिलाकर के जल बनता है, इस पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है। और हाइड्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीडेन ये जल का रासायनिक नाम है। और भी नाम है, मैं आपको देखिए बता देता हूँ। देखिए, जल के कुछ और नाम है, देखिए ऑक्सीडेन, एक्वा, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड,
हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। देखिए एक्वा का आप लोग यूज किए होंगे, देखिए एक्वा का पानी आता है, एक्वाफिना लिखा होता है बॉटल पर, ठीक है। उसका यूज आप लोग किए होंगे, आप लोगों को ध्यान में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका तीसरा प्रश्न क्या है, पानी की खोज किसने की थी? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो भी आप इस क्लास को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। तो पानी की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसमें दोस्तों आपको बताते हैं, देखिए नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ठीक है। देखिए रसायनज्ञ हेनरी कैवेंडिश 1731 में इनका जन्म हुआ था और 1810 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इन्होंने पानी की संरचना की खोज की थी। उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ प्रयोग किया और एक विस्फोटक यानी हाइड्रोजन प्रभाव बनाने के लिए इन तत्वों को एक साथ मिलाया था। किसका किसका? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक साथ मिलाया था, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, देखिए वैज्ञानिक यूरे ने 1932 में भारी जल की खोज की थी, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछता है कि भारी जल की खोज किसने की थी, तो वैज्ञानिक यूरे ने की थी, ठीक है। यूरे ने की थी, कब की थी? 1932 में। मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था कि भारी जल का सूत्र क्या होता है और भारी जल का खोज किसने की थी, ये भी मैंने पढ़ाया था। तो भारी जल का सूत्र जो होता है वो D2O होता है, ठीक है। यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसे कहते हैं भारी जल को, ठीक है। याद रखेंगे, भारी जल से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। उन्होंने ही जल के वैद्युत अपघटन से इसे प्राप्त करने की विधि खोज निकाली थी। इस उपकरण का निर्माण यूरे और उनके सहयोगी ब्राउन डगेट ने मिलकर किया था, ठीक है। इन सभी नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा दोस्तों, ठीक है। और एक काम और करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके इसका PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए चौथा प्रश्न आपका क्या पूछा है, पानी का नाम पानी क्यों पड़ा है? बताइए पानी का नाम पानी क्यों पड़ा है? बहुत ही अजीब सवाल है, लेकिन ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पुरानी अंग्रेजी शब्द वेखर या प्रोटो सार्वजनिक वातर या फिर जर्मन वासर से आता है, ठीक है। देखिए वातर या फिर जर्मन वासर से आता है। इन सभी अर्थ को पानी या गीला कहा जाता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। प्रश्न नहीं, ये नोट्स को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए यहाँ पर नोट्स लिखा गया है, 1811 में इतालवी चिकित्सक एमेडियो अवोगाद्रो ने पानी का फार्मूला H2O ढूंढा था, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछेगा कि H2O को किसने ढूंढा था, तो याद रखिएगा किसने ढूंढा था भैया, तो यह आपके ढूंढे थे एमेडियो अवोगाद्रो, ठीक है। याद रखेंगे H2O की खोज की थी, कब किए थे, तो 1811 में, ठीक है। देखिए पानी का एक अणु दो तत्वों से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अभी मैंने ऊपर आपको समझाया है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर पानी बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ भी देखिएगा जो हाइड्रोजन होता है जल, ठीक है। जल का आपका अणु भार पूछता है, तो ये भी याद रखिएगा। देखिए पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु होता है, ये तो मैंने समझा दिया है, ये आप समझ लीजिए। जल का अणु भार 18 होता है, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछेगा, याद रखेंगे। पांचवा प्रश्न क्या है, पानी कितने साल पुराना है? बताइए पानी कितने साल पुराना है, तो लगभग 4.5 अरब साल पुराना है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 6 आपका पूछा है, पानी में हरा रंग किससे बनता है? बताइए पानी में हरा रंग किससे बनता है? तो में हरा रंग मीठे पानी के कारण बनता है, खारे पानी से बनेगा नहीं, ठीक है। फाइटोप्लांक्टन और अन्य से बनेगा नहीं, मीठे पानी के कारण पानी का रंग हरा हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है? चलिए कुछ और कारण भी हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ पानी का रंग हरा क्यों होता है। देखिए पानी में हरा रंग बनने के कुछ और अन्य अन्य वजह भी हैं। कौन कौन से? देखिए पानी में फेरस सल्फेट का घोल हरा होता है, ठीक है। इसे ग्रीन विट्रियल भी कहते हैं। एक बात और याद रखिएगा, इसे समुद्र का पानी हरा इसलिए होता है क्योंकि उसमें शैवाल की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे। सातवां प्रश्न क्या है आपका, मृदु जल की क्या पहचान है? बताइए मृदु जल की क्या पहचान है? तो साबुन का झाग देता है, ठीक है। मृदु जल क्या करता है? साबुन का झाग देता है।
चलिए 8वां नंबर प्रश्न आपका क्या है, मृदु जल का पीएच मान कितना है बताइए। मृदु जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 9 क्या पूछा है आपका, कठोर जल की क्या पहचान है बताइए। कठोर जल की क्या पहचान है, तो साबुन के साथ अधिक झाग उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, कठोर जल क्या करता है, साबुन के साथ अधिक झाग उत्पन्न नहीं करता है। चलिए अगला देखते हैं आपका 10वां प्रश्न क्या है। इसमें नोट्स है, नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। कठोर जल की खोज किसने की थी बताइए। कठोर जल की खोज किसने की थी, तो क्रिस गिल्बी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह 100% आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, याद रखेंगे कठोर जल की खोज किसने की थी, क्रिस गिल्बी ने। कब किए थे, चलिए वो भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ। देखिए अगर आपके एग्जाम में पूछेगा क्रिस गिल्बी ने जल की खोज कब की थी, कठोर जल की खोज, तो 1960 में। ठीक है, वैज्ञानिक क्रिस गिल्बी ने 1960 के दशक में कठोर जल की खोज की थी। कठोर जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की वजह से होती है। आपके एग्जाम में पूछता है कि जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की वजह से। ठीक है, जल की कठोरता को पानी उबालने से हटाया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट डीकाहाइड्रेट Na2CO3.10H2O, ठीक है, इसका इस्तेमाल जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। आपके एग्जाम में पूछेगा कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट डीकाहाइड्रेट। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। चलिए 11वां नंबर प्रश्न क्या है आपका, जल की कठोरता को दूर करने के लिए 10% NaCl क्यों मिलाया जाता है। सोडियम क्लोराइड क्यों मिलाया जाता है 10% जल की कठोरता को दूर करने के लिए, तो यह इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि जियोलाइट नए यौगिक बनाता है। ठीक है, जो सोडियम क्लोराइड के साथ पुनः सोडियम जियोलाइट में परिवर्तित हो जाता है और यौगिक बनाता है। तो उपरोक्त दोनों हो जाएंगे हमारे। ठीक है, ए और बी दोनों। चलिए अगला देखते हैं आपका क्या है। प्रश्न नंबर 12 पूछा है, जल में अम्ल मिलाकर वैद्युत अपघटन करने पर कौन गैस प्राप्त होती है बताइए। जल में अम्ल मिलाकर वैद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों गैस प्राप्त होती है हमारी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आपके एग्जाम में कभी कभी हाइड्रोजन नहीं देगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ ध्यान से पढ़िए, हवा में बिल्कुल मत पढ़िएगा। जल में अम्ल मिलाकर वैद्युत अपघटन करने पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों प्राप्त होते हैं। कभी कभी हाइड्रोजन नहीं देगा, ऑक्सीजन देगा, कभी ऑक्सीजन नहीं देता है तो हाइड्रोजन देता है, कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, और आसानी से पूछेगा तो दोनों देता है। याद रखेंगे 3rd ईयर है। ठीक है, लास्ट ईयर है, कठिन पूछेगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न क्या है आपका, कैगलन का व्यावसायिक नाम क्या है बताइए। कैगलन का व्यावसायिक नाम क्या है, तो सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। ठीक है, यह क्या है, कैगलन का व्यावसायिक नाम है। अभी इसका सूत्र क्या होता है, चलिए मैं वो भी बता देता हूँ, अभी ऊपर भी बताया हूँ आपको। ठीक है, कैगलन सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट का व्यापारिक नाम है। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र होता है NPO3, इसका होल 6 होता है। ठीक है, NaPO3, ठीक है, होल 6 होता है इसका, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा है आपका, भार के अनुसार हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात क्या है बताइए। तो भार के अनुसार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, इसका अनुपात क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन का अनुपात 1 होता है और ऑक्सीजन का 8 होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1:8। चलिए अगला देखते हैं आपका 15 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है वह बताइए कौन सा जल होता है। कठोर जल, मृदु जल, दोनों या फिर कोई नहीं। अभी ऊपर मैंने पढ़ाया, आपको याद है कि नहीं बताइए। जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है वह कठोर जल होता है। ठीक है, जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग दे दे वो क्या होता है, मृदु जल होता है।
चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। प्रश्न ये नोट्स है, नोट्स को बहुत ध्यान से देखिएगा। कठोर जल में साबुन के साथ झाग नहीं बनता है क्योंकि, क्यों नहीं बनता है झाग, मैंने वो भी टाइप किया है। देखिए इसमें सोडियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट आदि शेष रह जाते हैं। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं, इस कारण कठोर जल साबुन के साथ झाग नहीं देता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण साबुन के साथ प्रतिक्रिया करके मैल का अघुलनशील अवक्षेप बनाते हैं, इस कारण कठोर जल साबुन के साथ झाग नहीं देता है। इन सभी कारण को मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये आपके ऑप्शन वाले प्रश्न में देगा, तो याद रखेंगे, ठीक है। चलिए 16 नंबर प्रश्न क्या है आपका, जल की अस्थायी कठोरता को कैसे दूर किया जा सकता है, बताइए। जल की अस्थायी कठोरता को धावन सोडा विधि द्वारा दूर किया जा सकता है, ठीक है। जल की अस्थायी कठोरता धावन सोडा विधि द्वारा दूर किया जाता है। नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखिए यहाँ लिखा है, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इन तरीकों को अपनाया जाता है, ठीक है। काफ़ी सारे तरीके मैंने लिखे हैं, तो आप लोग ध्यान से इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा समय हो जाएगा मैं पढ़ाऊँगा, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। चाहे तो आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए, या तो आप अभी इसको क्लास को रुक करके ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। 17 नंबर प्रश्न आपका क्या है, देखिए 17 नंबर प्रश्न आपका पूछा है, घरेलू स्तर पर जल को मृदु बनाने के लिए सोडा एस विधि का उपयोग करना चाहिए, अमोनिया का घोल डालना चाहिए और कास्टिक सोडा का उपयोग करना चाहिए, ये तीनों है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 17 का। अगला देखते हैं आपका क्या पूछा है, जल का अणु सूत्र है, तो बताइए, अभी मैंने आपको बताया है, तो H2O क्या होता है, जल का अणु सूत्र होता है। तो H2O का अनुपात क्या होता है, तो 1:8 होता है, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछता है कि H2O का अनुपात कितना होता है, तो 1:8, ठीक है। जल की खोज किसने की थी, बताइए, कैवेंडिश ने की थी, याद रखिएगा, ठीक है। याद नहीं है तो PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके। देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या है आपका, कठोर जल में साबुन का साग नहीं है, सॉरी झाग है, यहाँ साग लिखा गया है। देखिए कठोर जल में साबुन का झाग क्या करता है, कठोर जल में साबुन का जो झाग होता है वह देरी से बनता है, ठीक है। नहीं बनता है ये मत लगाइएगा, देरी से बनता है, ठीक है। अगर इस तरह से प्रश्न दे तो देरी से बनता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 20 क्या है, आड़ी रेखाओं से बने परिधान से, बताइए, आड़ी रेखाओं से बने परिधान से चौड़ाई बढ़ती प्रतीत होती है या फिर लंबाई बढ़ती प्रतीत होती है। तो आड़ी रेखाओं से बने परिधान जो होते हैं वह चौड़ाई बढ़ती प्रतीत होती दिखाई देती है। 20 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 21 क्या है आपका, खड़ी रेखाओं के प्रयोग से लंबाई बढ़ती हुई प्रतीत होती है या फिर लंबाई कम होती प्रतीत होती है, बताइए। तो जो खड़ी रेखाओं का प्रयोग होता है उसमें लंबाई बढ़ती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। दोनों प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्या है, प्रौढ़ एवं वृद्ध व्यक्ति के लिए परिधान उत्तम रहता है, कौन सा परिधान उत्तम रहता है भैया, तो हल्के अथवा सफ़ेद रंग के कपड़े, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका 23 नंबर, देखिए मानव की मूलभूत आवश्यकताएं कितनी हैं, तो मानव की मूलभूत आवश्यकताएं भैया 3 होती हैं, क्या क्या होती हैं, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है। रोटी कपड़ा और मकान, ये क्या है, मानव की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न क्या है, वस्त्रों के चुनाव में ध्यान रखना चाहिए, तो बजट का, टिकाऊपन का और शारीरिक रचना का। मैं यहाँ कुछ आपको समझाने वाला हूँ, थोड़ा मैं गांव वाली भाषा में समझाऊंगा, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए ये जो आप प्रश्न पढ़ रहे हैं, वस्त्रों के चुनाव में ध्यान रखना चाहिए, ये जो आपकी माताजी हैं, हमारी माताजी हैं, ये बिना पढ़े इन बातों का ध्यान रखती हैं, ठीक है। बजट का, टिकाऊपन का, शारीरिक रचना का। यदि आप अपनी माताजी के साथ अगर आप कपड़े की दुकान पर गए होंगे तो आप ध्यान दीजिए कि इन सभी बातों का वो बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं, ठीक है। हालांकि वो इन सभी प्रश्नों को पढ़ी नहीं है, ठीक है, उसके बावजूद भी। हालांकि दुकानदार वाला कहता है कि मैं 500 में दूंगा,
कहती हैं कि नहीं मैं 500 में नहीं, मैं इसे 300 में ही दूंगी। ठीक है, बहुत ही चीज़ों का ध्यान रखती हैं, इस पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, वस्त्रों के चुनाव में बजट, टिकाऊपन और शारीरिक रचना का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न क्या है आपका, वस्त्रों के चुनाव हेतु विगेट ने कहा है। तो वस्त्रों के चुनाव के लिए विगेट ने क्या कहा है, तो इन्होंने कहा है कि वस्त्र जलवायु के अनुकूल होना चाहिए और वस्त्र प्रयोजन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, दोनों। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 26 पूछा है इसमें, बच्चों के वस्त्रों को चुनाव करते वक्त ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो क्या ध्यान रखना चाहिए, जो बच्चों के वस्त्र होते हैं चुनाव करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, तो सुरक्षा, मितव्ययिता, ठीक है, स्वयं सहायता वस्त्र, ये सभी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं 27 नंबर क्या है, बच्चों हेतु वस्त्रों का रंग होना चाहिए तो चमकदार होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, ठीक है, और वो खेलते कूदते हैं, सड़क पर भी जाते हैं, और इसलिए चमकदार होना चाहिए। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, बच्चों के वस्त्र हमेशा चमकदार होने चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 28 आपका पूछा है, हल्के बारीक व छिटके हुए प्रिंट के वस्त्र पहने जाते हैं तो यह ग्रीष्म ऋतु में पहने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका 29 नंबर प्रश्न क्या है, वर्षा ऋतु के वस्त्र के नमूने होने चाहिए। तो वर्षा ऋतु के जो वस्त्र के नमूने हैं वह मध्यम होने चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए यह क्या है, रिवीजन क्लास है, इसलिए मैं समझा नहीं रहा हूँ, ज़्यादा जल्दी जल्दी पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि 100 प्रश्न है आपके। 30 नंबर प्रश्न क्या है, हल्के वस्त्र पहने होते हैं, बताइए हल्के वस्त्र पहने जाते हैं तो वर्षा ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में दोनों में पहने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। 31 नंबर प्रश्न क्या है आपका, व्यवसाय के आधार पर वस्त्रों का चुनाव करते समय ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो व्यक्ति की आकृति, प्रचलित फैशन, कार्य की प्रकृति, ये सभी का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। 32 नंबर प्रश्न क्या है आपका, कॉलेज जाने वाले व्यक्ति के वस्त्र होने चाहिए तो सादगी, मौसम के अनुरूप और शिष्टतापूर्ण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। 33 नंबर प्रश्न क्या है, परिधान के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो परिधान के चुनाव को प्रभावित करने वाले जो तत्व होते हैं वह जनसंख्या, आवास में परिवर्तन और आय में वृद्धि होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखेंगे 34 नंबर क्या है, कौन सा धागा लचकदार है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बताइए कौन सा धागा लचकदार है। तो इसमें आपका स्टैक्स धागा जो होता है वह लचकदार होता है। ठीक है, 34 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। 35 नंबर प्रश्न क्या है, वक्र रेखाओं का उपयोग किया जाता है। वक्र रेखाओं का उपयोग सजावट में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न क्या है, भराई का कार्य किया जाता है, बताइए भराई का कार्य कब किया जाता है, किससे किया जाता है, ताने के धागे से या फिर बाने के धागे से या फिर दोनों से। तो भराई का कार्य ताने के धागे से किया जाता है। 36 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए 37 नंबर प्रश्न क्या है, किस प्रकार के धागे में फिलामेंट होता है, बताइए किस प्रकार के धागे में फिलामेंट होता है। तो बहुघटक धागे में फिलामेंट होता है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 38 नंबर क्या है, धागे में लंबाई के धागे के साथ जो संबंध होता है उसे धागे का अंक कहते हैं, धागे की संख्या कहते हैं या फिर दोनों कहते हैं, बताइए। तो धागे में लंबाई के धागे के साथ जो संबंध होता है वह धागे की संख्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। 39 नंबर प्रश्न क्या है, किस धागे में नियमित मध्यांतरों पर असमान व्यवस्था होती है तथा यह किसी भी भाग में असमान हो सकती है, बताइए। रेटाजन धागा में या फिर नोवेल्टी धागा में, ठीक है, स्पाइरल या कार्क स्क्रू धागा में या फिर गांठ या धब्बे वाले धागे में। तो दोस्तों जो नियमित मध्यांतरों पर असमान व्यवस्था होती है, ठीक है,
तथा यह किसी भी धागे में असमान हो सकता है, तो यह नोवेल्टी धागा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है आपका, फ्लेक धागा बताइए, फ्लेक धागा क्या है? स्लब धागा का रूपांतरित एवं संशोधित रूप है, या फिर स्पाइरल धागे का रूपांतरित एवं संशोधित रूप है, या फिर लूपदार धागा है, बताइए, या कोई नहीं है। तो दोस्तों जो फ्लेक धागा होता है यह स्लब धागा का रूपांतरित एवं संशोधित रूप होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखेंगे 41 नंबर क्या है, लंबे रेशे को कहा जाता है, बताइए लंबे रेशे को क्या कहा जाता है? स्टेपल, फिलामेंट, स्पन यार्न, या फिर कोई नहीं। तो लंबे रेशे वाले धागे को फिलामेंट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा 41 का। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 42 नंबर क्या है, प्राकृतिक रेशे में सबसे अधिक लंबे रेशे होते हैं? कपास के रेशे, जूट के रेशे, हेम्प रेशे, या सिल्क के रेशे। तो प्राकृतिक रेशे में सबसे अधिक लंबे रेशे होते हैं सिल्क के, यानी रेशम के रेशे सबसे अधिक लंबे होते हैं। 42 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। 43 नंबर प्रश्न क्या है, वस्त्र का प्रकार निर्भर करता है रेशों के प्रकार पर, सूत के प्रकार पर, निर्माण विधि पर, उपरोक्त सभी पर। तो सभी पर होता है, ठीक है। वस्त्र के प्रकार, रेशे के प्रकार पर, सूत के प्रकार पर, और निर्माण की विधि पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। 44 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें नोट्स दिया गया है, ध्यान से पढ़िएगा। धागे निर्माण का सबसे पहला यंत्र था, बताइए जो धागा निर्माण होता था उसका सबसे पहला यंत्र कौन था? तो तकली था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, तकली, ठीक है। तो तकली का आविष्कार किसने किया था? तो ये भी याद रखिएगा। देखिए धागा बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पहला यंत्र तकली स्पिंडल था, ठीक है। तकली स्पिंडल इसका पूरा नाम है। यह एक हस्तचलित यंत्र था जिसमें धातु की एक पतली छड़ होती थी, ठीक है। याद रखेंगे इस पॉइंट को, इसे भी याद रखिएगा। धागे की निर्माण प्रक्रिया कहलाती है, बताइए धागे की निर्माण प्रक्रिया क्या कहलाती है? बुनाई प्रक्रिया, कताई प्रक्रिया, ड्राइंग आउट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो धागे की निर्माण प्रक्रिया जो होती है वह कताई प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे इसको, नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपकी ज़िंदगी भर काम आएगा। देखिए धागे का आविष्कार बुटेरस ने किया था, ठीक है। धागे का आविष्कार किसने किया था भैया? तो बुटेरस ने किया था। बुटेरस एक प्राचीन चीनी आविष्कारक थे। कुछ लोगों का मानना है कि पेंच धागे का आविष्कारक लगभग 400 ईसा पूर्व में टैरेंटम के आर्किटास ने किया था, ठीक है। टैरेंटम के आर्किटास ने किया था। अब ये कैसे सही होगा सर? दोनों आपके एग्जाम में अगर पूछ लेगा तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए रहेगा बुटेरस, ठीक है, ये हमारा करेक्ट होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगर दोनों दे देगा तो दोनों सही रहेगा, या तो फिर बुटेरस देता है आर्किटास नहीं देता, या फिर आर्किटास देगा तो बुटेरस नहीं देगा। तो दोनों मैंने बता दिया है, अब आपका उत्तर गलत नहीं होगा, ठीक है। पूछता है धागे का आविष्कार किसने किया था, तो याद रखेंगे। 46 नंबर प्रश्न क्या है, वस्त्र को निर्धारित करने की सामान्य विधि। बिना बुने वस्त्र होते हैं, पिक ग्लास का उपयोग करते हैं, लंबे व चौड़े सिरे का चुनाव वस्त्र बनाने के उपकरण होते हैं, बताइए। तो यह ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वस्त्र को निर्धारित करने की सामान्य विधि जो होती है, बिना बुने वस्त्र होते हैं, पिक ग्लास का उपयोग करते हैं, और लंबे व चौड़े सिरे रेशे का चुनाव वस्त्र बनाने का उपकरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न क्या है, ग्लास फाइबर होने चाहिए, बताइए ग्लास फाइबर कैसे होने चाहिए? तो हस्त धुलित होने चाहिए, यानी हाथ के धुले होने चाहिए ग्लास फाइबर, ठीक है। चलिए 48 नंबर प्रश्न क्या है आपका, नोवोलाइंड रेशे उपस्थित होता है जब अग्निरोधक पदार्थों को आवश्यकता होती है, जैसे फायर फाइटर्स में, वेल्डर्स मतलब जो बिल्डिंग करते हैं, ठीक है, या फिर उपरोक्त दोनों में। तो इसमें दोनों हो जाएंगे, ठीक है। नोवालाइंड रेशा उपस्थित होता है किसमें? जब अग्निरोधक पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं, जो वहाँ पर आग लगी होती गाड़ी लेकर जाते हैं, उनके जो कपड़े बने होते हैं वो नोवालाइंड रेशे के बने होते हैं, ठीक है। और जो बिल्डिंग करते हैं इनके भी कपड़े
इसी के बने होते हैं, याद रखिएगा, फायर फाइटर्स और वेल्डर्स। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं, 49 नंबर क्या है। हस्तकरघा विकास आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं, कहाँ स्थित हैं भैया? तो मुंबई, कलकत्ता, लखनऊ, चेन्नई, गुवाहाटी और नई दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपका क्या है 50 नंबर। बांग कढ़ाई में कढ़ाई वस्त्र के केवल कुछ हिस्से में की जाती है या फिर बांग कढ़ाई में कढ़ाई वस्त्र के संपूर्ण हिस्से में की जाती है, बताइए। तो जो बांग कढ़ाई में होता है दोस्तों, बांग कढ़ाई में कढ़ाई वस्त्र के संपूर्ण हिस्से में की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न देखेंगे, आपका क्या है। फुलकारी का उद्गम हुआ, फुलकारी में, चिनकारी में या फिर दोनों में? तो फुलकारी का उद्गम फुलकारी में हुआ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। तो सर ये फुलकारी क्या होता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये फुलकारी क्या होता है। देखिए नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। फुलकारी भारत के पंजाब प्रदेश की लोक कढ़ाई कला है। ठीक है, फुलकारी का मतलब होता है फूलों का काम। यह पंजाब की पारंपरिक कढ़ाई है, इसमें पूरा कपड़ा कढ़ाई और फूलों से भरा होता है। फुलकारी पंजाब में दुपट्टों और महिलाओं के सूटों पर की जाती है। उम्मीद है दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि फुलकारी क्या होता है। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो एक लाइक कर दीजिए अभी। चलिए 52 नंबर प्रश्न क्या है। पंजाबियों की महत्वपूर्ण परंपरागत कढ़ाई है, बताइए। कांथा है, पैंच वर्क है, फुलवारी है या चिकनकारी है? तो पंजाबियों की जो महत्वपूर्ण परंपरागत कढ़ाई है वो कांथा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका 52 का। अगला प्रश्न देखेंगे, आपका 53 नंबर क्या है। देखिए 53 नंबर प्रश्न पूछा है, कच्छ, काठियावाड़ एवं सिंध की इंटरलेसिंग कढ़ाई मिलती जुलती है। थोड़ी पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो थोड़ा मैनेज करिएगा। ठीक है, कच्छ, काठियावाड़ एवं सिंध की इंटरलेसिंग कढ़ाई मिलती जुलती है, किससे मिलती है भैया? तो यह स्पेन की कढ़ाई से मिलती जुलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा सभी प्रश्नों को। देखिए 54 नंबर प्रश्न, ये 100% ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल पूछता है। चिकनकारी कढ़ाई प्रसिद्ध है, बताइए। चिकनकारी कढ़ाई लखनऊ की, कलकत्ता की, अहमदाबाद की या फिर सूरत की है? तो चिकनकारी कढ़ाई लखनऊ की है भैया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा हमारा 54 का। अगला प्रश्न देखेंगे 55 नंबर क्या है। कसीदा कढ़ाई प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश की, गुजरात की, कश्मीर की या राजस्थान की? तो कसीदा कढ़ाई जो है वह कश्मीर की है। ठीक है, क से कसीदा, क से कश्मीर। ठीक है, याद रखेंगे, कसीदा कढ़ाई कश्मीर की है। चलिए ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 56 आपका देखते हैं। 56 नंबर प्रश्न में क्या पूछा है। देखिए महात्मा बुद्ध के काल में कौन सा, ठीक है, या फिर कौन से शहर उत्तम सूती वस्त्रों के लिए जाने जाते थे? तो उस समय बनारस और ढाका ये दोनों जाने जाते थे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 57 नंबर प्रश्न क्या है। शबनम, अन्नावन, अरिकामेडू, मोसूल आदि हैं, बताइए। तो ये सभी फिल्म के नाम हैं। ठीक है, 57 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। अब मैं बता देता हूँ ये सभी क्या है, नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। देखिए शबनम, अन्नावन, अरिकामेडू और मोसूल ये सभी नाम किसी फिल्म से जुड़े हैं। ठीक है, शबनम और अन्नावन फिल्म आदम के बेटे अबू से जुड़े नाम हैं और अरिकामेडू और मोसूल फिल्म आदम के बेटे अबू के नाम से जुड़े हैं। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 58 नंबर प्रश्न है आपका। वस्त्र विशेषकर सूती वस्त्र भारत के कुल निर्यात का कितने प्रतिशत है, बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वस्त्र विशेषकर, ठीक है, सूती वस्त्र भारत के कुल निर्यात का कितने प्रतिशत है? इतना छोड़ दीजिए, केवल इतना बताइए। सूती वस्त्र भारत के कुल निर्यात का कितना प्रतिशत है? तो कुल 25% है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे, आपका 59 नंबर क्या पूछा है। भारत वैश्विक सूती वस्त्र व्यापार में योगदान करता है, कितने प्रतिशत भैया? तो भारत वैश्विक सूती व्यापार में जो योगदान करता है 5 से 6% करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। याद रखिए प्रतिशत में है तो यह पूछेगा जरूर। ठीक है, 60 नंबर प्रश्न क्या है। देखिए रेशे के एक अणु बनाने में
प्राकृतिक रेशे के रासायनिक संगठन में कितने मॉलिक्यूल शामिल किए जाते हैं बताइए। तो 6 कार्बन, 10 हाइड्रोजन और 5 ऑक्सीजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा ये सभी। चलिए 61 नंबर प्रश्न क्या है आपका। सूती कपड़ों की सिकुड़न निम्न प्रक्रिया से कम होती है, कैलेंडरिंग प्रक्रिया से, फेल्टिंग या फिर दोनों से। क्या पूछा है, सूती कपड़ों की सिकुड़न निम्न प्रक्रिया से कम होती है। किस प्रक्रिया से सूती कपड़ों में सिकुड़न सबसे कम होती है, तो कैलेंडरिंग प्रक्रिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 62 नंबर प्रश्न क्या है आपका। अर्थशास्त्र से हमें पता चलता है कि पदार्थ जो बुनाई में प्रयुक्त होते थे, ऊन या ऊनी सूती या कार्पस है या तुलना होते हैं या फिर फ्लैक्स या फिर साउमा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, अर्थशास्त्र से हमें पता चलता है कि पदार्थ में जो पदार्थ बुनाई में प्रयुक्त होते थे वो ये इन सभी का प्रयोग होता था। ठीक है, चलिए ध्यान से पढ़ लीजिएगा फिर से आप लोग प्रश्न को। 63 नंबर प्रश्न क्या है आपका। भारत के उत्तरी क्षेत्र में हस्त निर्मित या काशीदाकारी किए गए हुए वस्त्र निर्यात किए जाते हैं बताइए। फिर से मैं पढ़ देता हूँ। भारत के उत्तरी क्षेत्र में हस्त निर्मित यानी हाथ से निर्मित, हाथ से बनाए हुए, काशीदाकारी किए हुए यानी कढ़ाई किए हुए वस्त्र निर्यात किए जाते हैं। कहाँ निर्यात किए जाते हैं भैया, तो यह आपके उत्तर प्रदेश और हरियाणा में निर्यात किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दोनों। चलिए 64 नंबर प्रश्न क्या है आपका। लिनन रेशे उत्तम रेशे माने जाते हैं क्योंकि पौधों के तने वाले भाग में उपस्थित होते हैं या फिर वृक्ष की टहनियों में उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों जो लिनन रेशे उत्तम रेशे माने जाते हैं क्योंकि यह जो होते हैं यह पौधे के तने वाले भाग में उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए 65 नंबर प्रश्न क्या है। डोलन, डुनोवा, तिबिरा आदि उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं, तो यह आपके गुणवत्ता चिन्ह के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। 66 नंबर प्रश्न क्या है। शरीर की माप के लिए कौन सी पुरुष विधि विकसित की गई है। वस्त्र निर्माण, प्रारूप बनाना, ड्राफ्टिंग या कोई नहीं। क्या पूछा है, शरीर की माप के लिए यानी शरीर को नापने के लिए कौन सी पुरुष विधि विकसित की गई है, तो यह ड्राफ्टिंग विधि प्रयोग की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा आपका। 67 नंबर प्रश्न क्या है आपका। कसूती कढ़ाई दी जाती है 2 सूती वस्त्र पर, ऊनी वस्त्र पर, मलमल के वस्त्र पर या इनमें से कोई नहीं। तो कसूती कढ़ाई जो होती है वह मलमल के वस्त्र पर की जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 68 नंबर प्रश्न क्या है आपका। कसूती पारंपरिक कढ़ाई है। ठीक है, पढ़ने में गलती हो गई। कसूती पारंपरिक कढ़ाई है बंगाल की, बिहार की, कर्नाटक की या कश्मीर की। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, तो कसूती जो पारंपरिक कढ़ाई है यह कर्नाटक की है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है इसमें। चलिए 69 नंबर प्रश्न क्या है आपका। शरीर का माप लेने वाले भागों को क्रमानुसार सजाएं। यानी जब आप किसी का नाप ले रहे हैं, कोई कपड़ा लेकर के दुकान पर आता है आपके या फिर जहाँ पर आप कपड़ा सिलते हैं, ठीक है, वहाँ कोई कपड़ा लेकर आएगा तो सबसे पहले आप उसका क्या नापेंगे, सबसे पहले हम गला नापेंगे, फिर सीना, फिर कमर, फिर नितंब। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा 69 का। चलिए 70 नंबर प्रश्न है आपका। विभिन्न पेशों के लिए विशिष्ट वर्दी की शुरुआत भारत में किसने आरंभ की, तो यह ब्रिटिशों ने की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। अकबर के काल में त्रिगुइता शब्द किस परिधान के लिए भारतीय शब्द था, तो यह बुर्का के लिए प्रयुक्त होता था। ठीक है, जो भारतीय मुस्लिम महिलाएं हैं जो काला कपड़ा पहनती हैं, ठीक है, उसे बुर्का कहा जाता है। तो अकबर के काल में त्रिगुइता शब्द इसी के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 72 नंबर क्या है। ड्राफ्टिंग के मूल रूप में कितने भाग होते हैं, 1, 9, 10 या फिर 5। तो जो ड्राफ्टिंग के मूल रूप होते हैं वह 5 होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ड्राफ्टिंग के मूल रूप से
5 भाग होते हैं। हालांकि इसके कई भाग होते हैं लेकिन मूल रूप से 5 ही होते हैं। ठीक है, देखिए ड्राफ्टिंग के कई प्रकार होते हैं, मैंने यहाँ नोट किया है, ध्यान दीजिएगा। फर्नीचर ड्राफ्टिंग, वास्तुशिल्प ड्राफ्टिंग, मैकेनिकल या मशीन ड्राफ्टिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राफ्टिंग। चलिए अगला देखते क्या है। 5वां नंबर है आपका स्थलाकृतिक ड्राफ्टिंग, हवाई जहाज ड्राफ्टिंग, जहाज या नौसेना ड्राफ्टिंग, संरचनात्मक ड्राफ्टिंग और सीट मेटल ड्राफ्टिंग। ठीक है, तो कई प्रकार के होते हैं लेकिन मुख्य रूप से 5 ही होते हैं। प्रश्न नंबर 73 आपका पूछा है, स्पेंडेक्स तंतु है पानी प्रतिरोधक, तह प्रतिरोधक। तो स्पेंडेक्स जो तंतु है पानी प्रतिरोधक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 74 नंबर क्या पूछा है, पॉलिस्टर के लिए पॉलीमेराइजेशन कहाँ से कहाँ तक होता है। तो पॉलिस्टर के लिए पॉलीमेराइजेशन 140 से 165 तक होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 74 का आपका। प्रश्न नंबर 75 देखेंगे क्या पूछा है, पॉलिस्टर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रंजक है, डिस्पर्स है, बेसिक है या फिर दोनों। तो पॉलिस्टर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रंजक डिस्पर्स होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या है 76 नंबर, सूती पॉलीमर में मुख्य रासायनिक समूह है अमाइड समूह है, हाइड्रोक्सल समूह है या फिर दोनों है। तो सूती पॉलीमर में जो मुख्य रासायनिक समूह होता है वह हाइड्रोक्सल समूह का होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 77 देखेंगे क्या पूछा है, प्रोटीन रेशे से बने कपड़ों को धोते समय रंगों को निकालने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सिरके का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, प्रोटीन रेशे से बने कपड़ों को धोते समय रंग निकालने से बचाने के लिए सिरके का उपयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं 78 नंबर क्या है, तीखे रंग के कपड़े दर्शाते हैं विश्वास, खुशी, दोनों या कोई नहीं। जो तीखे रंग के कपड़े होते हैं वह खुशी दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके पहले मैंने और भी क्लास कराए हैं। ठीक है, तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इस क्लास को अटेंड करने के बाद उसे अटेंड कर लीजिए, क्योंकि वो यूनिट वाइज कराए हैं, तो उन सभी प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 79 क्या है आपका, उत्साह, आशा, साहस तथा अतिथि सत्कार की भावना को जागृत करता है। तो यह नारंगी रंग। ठीक है, नारंगी रंग भैया नारंगी रंग क्या करता है, तो उत्साह, आशा, साहस तथा अतिथि सत्कार की भावना को जागृत करता है। ठीक है, रंग से सवाल पूछे जाएंगे, रंग से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैंने क्लास कराया है। प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, इसे देखने के बाद उस क्लास को भी अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 80 क्या है आपका, प्राथमिक क्षारीय रंग कौन सा है बताइए। प्राथमिक क्षारीय रंग कोलतार होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 क्या पूछा है, नारंगी रंग निम्न में से क्या दर्शाता है, कर्मठता, उत्साह, बीमारी या आशा। तो नारंगी रंग कर्मठता दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 82 नंबर क्या है, जब किसी रंगीन पृष्ठभूमि पर सफ़ेद अथवा किसी अन्य रंग से डिजाइन बनाए जाते हैं तो उसे कहा जाता है, तो उसे अवरोधक छपाई कहा जाता है। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, जब किसी रंगीन पृष्ठभूमि पर सफ़ेद अथवा किसी अन्य रंग से डिजाइन बनाए जाते हैं तो उसे अवरोधक छपाई कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं 83 नंबर प्रश्न क्या है, जब वस्त्र रेशों को कताई से पूर्व अवस्था में रंगा जाता है तो क्या कहते हैं बताइए। यानी कटाई से पहले, ठीक है, जब वस्त्रों को रंगा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, स्टॉक रंगाई कहते हैं। ठीक है, 83 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आपका। 84 नंबर प्रश्न क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफर छपाई कब आरंभ हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह पूछेगा। जो सन वाले प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफर छपाई कब आरंभ हुआ था, तो ट्रांसफर छपाई 1960 के दशक में आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आपका।
ठीक है, नोट्स दिया गया है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, नोट्स से कई सारे प्रश्न आएंगे आपके। देखिए, भारत में छपाई की शुरुआत कब हुई, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो वर्ष 1530 में भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। ठीक है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है कि भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस किसने स्थापित की थी, तो पुर्तगालियों ने की थी भैया। तो किस सन में की थी, तो 1530 में। ठीक है, चलिए 85 नंबर प्रश्न क्या है आपका, डिस्पर्स रंग को मूल रूप से सेल्यूलोज एसीटेट को रंगने के लिए किस वर्ष में बनाया गया था, तो यह आपका बनाया गया था वर्ष 1922 ईस्वी में। ठीक है, डिस्पर्स रंग को मूल रूप से सेल्यूलोज एसीटेट को रंगने के लिए, सेल्यूलोज एसीटेट को रंगने के लिए किस वर्ष बनाया गया, 1922 में। चलिए 86 नंबर प्रश्न आ गया आपका, गंधकी रंग सूती और लिनन को रंगने के लिए सबसे पहले कब बनाए गए थे, तो यह बनाए गए थे सन 1879 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आपका। 87 नंबर प्रश्न क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टेंसिल छपाई की शुरुआत कहाँ से हुई थी, बताइए स्टेंसिल छपाई की शुरुआत कहाँ से हुई थी, चीन, अमेरिका, भारत या फिर सभी से, तो स्टेंसिल छपाई की शुरुआत चीन से हुई थी। ठीक है, छिंगछांग छुंग चाइना। ठीक है, याद रखेंगे स्टेंसिल छपाई चाइना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 88 नंबर प्रश्न है, संश्लिष्ट वाट रंग नील कब बनाया गया था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह पूछेगा। ठीक है, सबसे फेवरेट क्वेश्चन है यह गृह विज्ञान का। ठीक है, संश्लिष्ट वाट रंग नील कब बनाया गया। ठीक है, नील से कई सारे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ध्यान में रख के जाइएगा। तो यह रंग कब बनाया गया था भैया, तो यह वर्ष 1879 में बनाया गया था। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें नोट्स भी मैंने लिखे हैं, नोट्स को बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, नील का इतिहास ईसा से 1000 से 3000 साल पहले का बताया जाता है। कहा जाता है कि इसका आरंभ प्राचीन देश फिनेशिया में हुआ था। फिनेशिया भूमध्य सागर के पूर्वी तट का प्रदेश था, जहां आजकल लेबनान और सीरिया है। ये ससुरे दोनों आतंकवादी हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 89 नंबर प्रश्न क्या है, बाटिक छपाई हाथ से छपाई की विधि का उद्भव कहाँ से हुआ है, यानी जो बाटिक छपाई है हाथ से, ठीक है, इसकी विधि का उद्भव कहाँ से हुआ है, इंडोनेशिया, जापान, भारत या फिर चीन से। तो बाटिक छपाई जो हाथ से होती है, इसका उद्भव इंडोनेशिया से हुआ है। 89 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। ठीक है, देखिए कहाँ से हुआ है, इंडोनेशिया में, भी जान लीजिए। बाटिक कपड़े की शुरुआत इंडोनेशिया के जावा में हुआ है। ठीक है, कभी इंडोनेशिया नहीं देगा तो जावा दे देता है, तो याद रखेंगे। ठीक है, दोनों तरीके मैंने बता दिए आपको, अब आपका उत्तर गलत नहीं होगा। ठीक है, 90 नंबर प्रश्न क्या भैया, देखिए कोकिनियल रंग एक प्रकार से कीड़े से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो उस कीड़े का नाम बताइए। ठीक है, क्या पूछा है, कोकिनियल। ठीक है, कोकिनियल रंग एक प्रकार के कीड़े से प्राप्त किया जाता है, तो उस कीड़े का नाम क्या है, तो घोंघे की ये प्रजाति होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आपका। 91 नंबर प्रश्न क्या है आपका, रासायनिक स्रोतों द्वारा रंजक प्राप्त करने का अनुसंधान सर्वप्रथम विलियम हेनरी पार्कर ने किस सन में किया था, बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। रासायनिक स्रोतों द्वारा रंजक प्राप्त करने का अनुसंधान सर्वप्रथम विलियम हेनरी पार्किंसन ने 1856 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए 92 नंबर क्या है, बाटिक मूलक शब्द है, बताइए बाटिक मूलक शब्द किसका है, स्पेनिश, रसियन, यूरोपियन या फिर जैपनीज। तो बाटिक जो मूलक शब्द होता है यह जैपनीज होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 93 नंबर प्रश्न क्या है आपका, चीन में बाटिक प्रिंटिंग की कला कौन सी शताब्दी से मानी जाती है, बताइए। बाटिक में प्रिंटिंग कला की कौन सी शताब्दी में मानी जाती है, 6वीं, 7वीं, 8वीं या फिर 9वीं शताब्दी में। तो चीन में बाटिक प्रिंटिंग कला की जो स्थापना है या फिर खोजी गई शताब्दी है, वह आपका 7वीं शताब्दी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। 94 नंबर प्रश्न क्या है, भारत में बाटिक छपाई कला किसके प्रयासों से हुआ,
वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बताइए, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की वजह से, या फिर गांधी जी, या फिर नेहरू जी। तो भारत में जो बाटिक छपाई है, बाटिक छपाई का कला, वह गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की वजह से है। ठीक है, 94 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न देखेंगे, आपका क्या पूछा है। प्रत्यक्ष रंग डायरेक्ट डाइस को कहते हैं। तो प्रत्यक्ष रंग किसे कहते हैं भैया, तो यह लवण रंग को कहते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष रंग लवण रंग को कहते हैं। 95 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। 96 नंबर प्रश्न क्या है। संश्लेषित रंग की खोज हुई। बताइए, संश्लेषित रंग की खोज कब हुई। 16वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं या फिर 20वीं। तो संश्लेषित रंग की खोज आपकी 19वीं शताब्दी में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 97 नंबर क्या प्रश्न है भैया। देखिए, खनिज रंग पार्सियन ब्लू प्राप्त होता है। बताइए, खनिज रंग जो है पार्सियन ब्लू। ठीक है, खनिज रंग पार्सियन ब्लू प्राप्त होता है लौह सल्फेट तथा क्रोमियम सल्फेट से, या फिर पोटेशियम फ्लोरोसाइनाइड से, या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा लेड क्रोमेट की प्रतिक्रिया से, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो क्या है भैया इनमें से आपका, तो खनिज रंग पार्सियन ब्लू जो होता है पोटेशियम फ्लोरोसाइनाइड से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा 97 का। 98 नंबर प्रश्न क्या है। बांध कर वस्त्र को रंगने की कला को बाटिक कला कहते हैं, बांधनी कहते हैं, पेंटिंग कहते हैं, या कोई नहीं। तो बांध कर वस्त्र रंगने की कला को बांधनी कला कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 99 नंबर प्रश्न क्या भैया, ध्यान देंगे। स्क्रीन डाइंग द्वारा तैयार वस्त्र को रंगा जाता है, तैयार धागे को रंगा जाता है, या फिर रेशे को रंगा जाता है। तो स्क्रीन डाइंग द्वारा दोस्तों तैयार धागे को रंगा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा 99 का। ठीक है, चलिए दोस्तों, जो मैराथन क्लास होता है बहुत ज़्यादा इसमें टाइम भी लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो आप लोग क्या करेंगे, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ये आपकी जिम्मेदारी है, जितने भी आपके पास दोस्त हैं व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, ये आपसे रिक्वेस्ट है और ये आपकी जिम्मेदारी है। 100 नंबर प्रश्न क्या है। कत्था जो चूने पान में लगाया जाता है, कत्था, ठीक है, निकाला जाता है। कैच, याद रखिए कत्थे का जो यूज होता है कपड़े की रंगाई में भी किया जाता है, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। ठीक है, तो कत्था निकाला जाता है भैया, किससे निकाला जाता है, पेड़ की छाल से निकाला जाता है। 100 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, उम्मीद है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। यदि आप छठे सेमेस्टर में पढ़ना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे, आप हमको मैसेज करते रहेंगे। जब भी इसका सब्जेक्ट आ जाएगा मैं इसकी तैयारी शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।